ठीक है सत्य जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए। सत्य जी छोटा सा जवाब, एकदम छोटा सा जवाब। सत्य प्रकाश जी छोटा सा जवाब। संपत्ति में अधिकार महिलाओं को इस देश में नहीं था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। इसको फैक्ट को करेक्ट करिए। ये बात सही है कि गैर बराबरी तो शुरू में समाप्त हो गई जब संविधान लागू हुआ। उस समय भी कोशिश थी कि महिलाओं को अधिकार दिया जाए, लेकिन कुछ विवाद ऐसे हुए नहीं हो पाए। और आरक्षण का आपकी पार्टी से कोई लेना देना इतिहास में कभी नहीं रहा। आपने कोई आरक्षण नहीं दिया इस देश में। कुलदीप जी अब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आने के बाद से आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के ही सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि जब क्या आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनेगा और क्या, देखिए बात संविधान की होती है ना। जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया उसके बाद दिल्ली में इतना बड़ा रामलीला मैदान में रैली हुई, लिखा था लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। वही संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं कहता है। ऐसे में अगर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में धर्म को आधार बनाया जाए तो आप उसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? तब संविधान का पालन होता है या उल्लंघन होता है? कुलदीप जी। अंजना जी देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये मुद्दा इंडिया अलायंस का नहीं है। ये मुद्दा जो है देश के संविधान को बचाने का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया उसको बचाने का है। और मैं फिर दोबारा करेक्ट कर दूं इस बात को कि इस देश में महिलाओं को बराबरी का अधिकार अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया, जिन्होंने हिंदू कोड बिल लागू नहीं होने पर अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। तो मैं इस देश की लाखों माताओं बहनों को बताना चाहता हूं कि आपको अगर अधिकार दिया, चाहे वो पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार हो, चाहे पति की संपत्ति में अधिकार देने की बात हो, चाहे मैटरनिटी की बात हो, वो बराबरी का, चाहे वोट का अधिकार देने की बात हो महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठन की ये हमेशा से महिलाओं के वोट के अधिकार के विरोध में रहे हैं, उनके संपत्ति के अधिकार के विरोध में रहे हैं, उनकी मैटरनिटी के विरोध में रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो है वो संविधान विरोधी रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया था। ये मोई मोहन भागवत जी हैं जो 2015 के विधानसभा चुनाव में कहते थे कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। मैं उन विवेक देबरॉय की बात कर रहा हूं जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा था संविधान में संशोधन से काम नहीं चलेगा, पूरे संविधान को चेंज करना पड़ेगा, पूरे संविधान को बदलना पड़ेगा। और वो ज्योति मिर्गा जो उनकी सांसद प्रत्याशी हैं, वो अरुण गोविल जो खुलेआम बोलते हैं हमें 400 पार सीटें चाहिए, वो लल्लू सिंह जो कहते हैं। तो आज पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलकर इस देश के दबे कुचले समाज से जो SC ST OBC को आरक्षण मिलता है उनसे आरक्षण छीनना चाहती है। और आरक्षण को छीनकर आज भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़े खुल के बोल रही है। आप तो भागवत जी बोल रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं छीनेंगे। क्यों नहीं छीनेंगे? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज देश के जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये इन्होंने संविधान बदलने की बात शुरू करी थी, देश के लोगों ने इनकी सरकार बदलने की बात शुरू कर दी और 2024 में इनकी क्या औकात है, ये संविधान को बदलेंगे। 2024 में देश के SC ST OBC और संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग इनकी सरकार को बदलने का काम करेंगे 2024 में। अंजना जी, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1989 एट्रोसिटी एक्ट को बदलने का काम किया, उसे प्रहार करने का काम किया, लेकिन देश का बहुजन समाज खड़ा हुआ 2 अप्रैल को और इनको वापस लेना पड़ा। बाद में सरकार को झुकना पड़ा। पहले सरकार SC ST के कानून के विरोध में जाके इन्होंने पैरवी करने का काम किया। तो पूरे देश को स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी पार्टी है, लोकतंत्र की विरोधी पार्टी है। कुलदीप जी, मेरा सवाल आपने सुना नहीं या जानबूझ के उस सवाल से बच रहे हैं? क्योंकि आपको भी अल्पसंख्यक वोट बैंक की चिंता हो रही है। नहीं अंजना जी, यहाँ सवाल अल्पसंख्यक का किसी का सवाल नहीं है। यहाँ सवाल इस देश की मूल भावना, इस देश के संविधान का सवाल है। अगर संविधान जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा हैं, ये सब जो दबे कुचले लोग हैं, महिलाएं हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, ये जिंदा हैं, इनके अधिकार जिंदा है। वरना अगर संविधान खत्म हो गया तो वापस हम लोग गुलामी की ओर जाएंगे और फिर लोगों से वोट का अधिकार छीना जाएगा उनके, और फिर वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार जो दिया था उस वोट के अधिकार पे ऑडियो नीचे कीजिए। वही संविधान कहता है, एक सेकंड कुलदीप जी, वही संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, लेकिन जब अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर आरक्षण कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में दिया जाता है तो ये संविधान सम्मत है या नहीं? सिंपल सा सवाल है, हाँ या ना, बोल दीजिए। देखिए अंजना जी, मैं स्पष्ट कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के संविधान में
SC, ST, OBC के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की हुई है वो उनके लिए फिक्स व्यवस्था है। उस आरक्षण को व्यवस्था को कोई छीन नहीं सकता है, उसके अंदर से कोई आरक्षण दे नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कोशिश करके देख ली, फिर भी ये कामयाब नहीं हुए। ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेकर आए, इन्होंने ईडब्ल्यूएस के OBC का आरक्षण छीनने की कोशिश करी, देश के लोगों ने इनको जवाब दे दिया। हम चाहते हैं कि दबे कुचला समाज, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसके आने के लिए सरकार को उत्थान की स्कीम बनानी चाहिए। मैं समझ रही हूँ आप मेरे सवाल से क्यों बच रहे हैं, क्योंकि अब 3 बार एक ही प्रश्न मैं पूछ चुकी हूँ, तो अब जनता भी थक गई होगी कि इसका जवाब कुलदीप जी नहीं दे रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, आशुतोष जी के पास चलते हैं, उसके बाद फौरन चलेंगे आशुतोष जी जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके पास। आशुतोष जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष आप रखने के लिए आए हुए हैं, आजमगढ़ में आज मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ है 2022 के उपचुनाव में, लेकिन यहाँ पर निरहुआ साहब जीते, वो भी दिनेश लाल यादव निरहुआ है। 20 बार यहाँ चुनाव हुआ है, उसमें से 14 बार यादव समुदाय से ही कोई न कोई जीता है। धर्म जाति किस तरह से हावी रहता है कई बार वोटरों के मन में, ये भारतीय राजनीति में किसी से भी छिपी हुई बात नहीं है। ऐसे में आरक्षण के मुद्दे पर चोट करके क्या आपको लगता है कि जो SC, ST, OBC है वो उनको आप अपनी तरफ कर लेंगे? क्योंकि बीजेपी वाले सामने आके कह रहे हैं कि आरक्षण तो हम जरूरी मानते हैं, उसको रखेंगे जारी। देखिए अंजना जी, ये जो सारी बहस का सिलसिला है, ये शुरुआत हुआ संविधान की प्रस्तावना या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को क्षतिपूर्ण करने के लिए। मैं सुन रहा था JDU के नेता और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपकी डिबेट में 6 महीने पहले ये प्रधानमंत्री मोदी पे इस बात पे दबाव डाल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और नीतीश कुमार ने जो है जातिगत सर्वे कर दिया है। आज वो रुख पलटे हुए हैं, समय बदला हुआ है। लेकिन आज बेसिक स्ट्रक्चर की बात करिए तो मैं आपको याद दिला दूं, अभी बात हुई भी है कि इसी 15 अगस्त 2023 जो बीता है पिछले वर्ष, उसी में प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा और उन्होंने लिखा कि जो हमको 1973 से लगातार चला आ रहा है, हमारा संविधान मिला, इसमें कई अमेंडमेंट्स हुए, अब वो पुराना हो गया है, वो में कॉलोनियल लेगेसी दिखती है, औपनिवेशिक विरासत कहते हैं उसको, और उसके लिए 2047 में हमको नया संविधान बनाना पड़ेगा। और ये बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? शायद आशुतोष जी का कनेक्शन कट गया है। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है। आशुतोष जी, धर्म और राजनीति, इसी के साथ साथ जाति और राजनीति कहां पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहां पर अलग है, बहुत मुश्किल है उसको समझना। मैं आजमगढ़ कोट कर रही थी उनके पास। आशुतोष जी, आप ही के पास ये सवाल लेकर आए। 20 बार यहाँ चुनाव हुए हैं कुल आजमगढ़ में, 14 बार यादव समुदाय से ही कोई न कोई जीता है। 18 लाख के करीब यहाँ आबादी है, 3.5 लाख से ज्यादा यादव है, 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम है। मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा। मुलायम सिंह यादव 2014 में जीते, फिर 19 में यहाँ पर अखिलेश यादव जीते। जब अखिलेश छोड़ के यहाँ से चले गए तब बाई इलेक्शन में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से जीतते हैं। क्या यही वजह है कि अब विपक्ष को ये लग रहा है कि उनके हाथ में आरक्षण सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके बीजेपी के खिलाफ वो जनता को अपनी तरफ करें? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आशुतोष जी। देखिए अंजना जी, अभी आपने जिक्र किया आजमगढ़ का और यादव का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे इस देश में एक स्टडी और होनी चाहिए कि ऐसी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां कितनी बार ब्राह्मण लगातार जीत कर आए हैं, और अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट भी अगर आप देखेंगे तो उसमें कितने ब्राह्मण है। सवाल है कि जब यादव जीतता है तो उसकी काउंटिंग होती है, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जीतते हैं तो उनकी काउंटिंग नहीं होती है। ये एक सच्चाई है। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मैं ये विवाद क्यों खड़ा है? ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी रिजर्वेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी बात को गंभीरता के साथ सुनिएगा क्योंकि मुझे मालूम बीजेपी लोग रिएक्ट करेंगे। जब 25 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ तो 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में जो लेख लिखा गया उसने संविधान को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इसमें तो कुछ भी भारतीय नहीं है और यह बहुत ही गलत है। उसके बाद जब हिंदू कोड बिल आया तो जिस तरीके से उसका खुलेआम विरोध किया गया वो अभूतपूर्व था, और उस वक्त जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए गए, उनको जिस तरीके से गालियां दी गई,
और वो सब कौन लोग थे मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत बढ़ चढ़कर आरएसएस और हिंदुत्ववादियों ने हिस्सा लिया था। 1981 ये तारीख हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि आरएसएस की जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है उसने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव पारित करके कहा था कि ये जो आरक्षण की बात है इसको रिव्यू करने की जरूरत है, और जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो इसको रिव्यू करें। 1985 अखिल भारतीय कार्यकर्ता मंडल, फिर उसी बात को दोहराया गया कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए। 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वेंकट चलैया कमेटी बनी थी और उसने संविधान को रिव्यू करने की बात की थी। हालांकि वो कभी नहीं लागू हो पाया क्योंकि 2004 में उनकी सरकार चली गई। 2015 जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो मोहन भागवत ने फिर रिव्यू की बात की थी। तो ये बार बार रिव्यू की बात क्या करते, क्यों नहीं मजबूती के साथ कहते कि आरक्षण है, आरक्षण लागू रहेगा, आरक्षण में किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो। आज चूंकि दिक्कत इस बात को होती है चुनाव के ठीक मौके पर यह बात खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो आरक्षण का विरोध करते हुए नहीं दिख सकती। लेकिन मैंने जब पत्रकारिता शुरू की तो अच्छी तरीके से याद है, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया था तो कैसे बीजेपी के तमाम बड़े नेता जैसे गोविंदाचार्य जैसे लोगों ने अखिल भारतीय जो आरक्षण विरोधी आंदोलन था उसको किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया था और उसको किस तरीके से तेज करने का काम किया था। तो ये, और जो बात 1990 के बाद तो मंडल कमीशन लागू हुआ था पिछड़ों का, लेकिन 1981 1985 में जो रिव्यू की बात की जा रही थी वो तो एससी और एसटी तबके के रिजर्वेशन मिला था, उसका रिव्यू करने की बात किया। तो ये जो संशय है लोगों के मन में, जो शंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं है, इसका आधार है और इसका आधार आरएसएस से भी निकलता है और इसका आधार वेंकट चलैया की कमेटी से भी निकलता है कि आप क्यों संविधान को रिव्यू करने की बात कर रहे थे।